सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 18 बहुत ही शानदार चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, इनका जीवन परिचय एवं उपलब्धियां ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स, इस चैप्टर की बात करेंगे। हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, पर्याप्त नोट्स जो होंगे। तो भारतीय वैज्ञानिक, इस चैप्टर में आपके जो वैज्ञानिक दे रखे हैं वो टोटल दे रखे हैं 8। हम 3-3 करके 3 दिन में इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम 3 वैज्ञानिकों की बात करेंगे, अगर समय पर्याप्त रहा तो। सुश्रुत, चरक और तीसरा जो आज का रहेगा डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, कोशिश करेंगे तीनों के बारे में हो जाए या फिर 2 तो हो ही जाएंगे। देखो, भारत में जब हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो विज्ञान जो है वो 2 पक्ष, विज्ञान के 2 पहलू या पक्ष होते हैं। कितने पक्ष या पहलू होते हैं? 2 पक्ष या पहलू होते हैं। एक तो होता है बच्चों आधारभूत, क्या होता है? आधारभूत विज्ञान। और बच्चों दूसरा जो होता है वो होता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। 2 होते हैं, आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। हमें जो बात करनी है विशेष तौर पे वो हम बात करेंगे। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। किसकी? देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जो वर्तमान में बिगड़ी हुई है। बुरा हाल हो रखे हैं, इसके कपड़े जो फटे हुए दिखाई दे रहे हैं अर्थव्यवस्था के। ठीक है, तथा यह गुणात्मक प्रभाव डालने वाला भी विज्ञान होता है। कैसा? गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान भी होता है। साथ में ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम आधारभूत विज्ञान की बात करते हैं तो वैज्ञानिक मानसिकता, समझ तथा जानकारी का विकास होता है। वैज्ञानिक मानसिकता, किसका? वैज्ञानिक मानसिकता, समझ, साथ में जानकारी का विकास होता है। साथ में किसका विकास होता है? जानकारी का विकास होता है। यह आपको 2 बातें आपके चैप्टर के स्टार्ट में दे रखी हैं विज्ञान के पक्ष में, तो ये दोनों बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसी के साथ विज्ञान के दोनों ही पक्ष, चाहे आधारभूत हो चाहे अनुप्रयोगात्मक हो, समर्थ बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इनका समय समय पर योगदान जो है दिया गया है। हम इस चैप्टर में 8 वैज्ञानिकों की कुल बात करेंगे और उनके जीवन परिचय और उपलब्धियों की बात करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे रहेंगे सुश्रुत। कौन? किसको पढ़ेंगे? सुश्रुत को। ठीक है, SUSHURTA। देखिए, सुश्रुत की बात करते हैं तो ये विश्वामित्र के वंशज हैं। कौन है? किसके हैं? विश्वामित्र, ये भी विश्वामित्र के वंशज हैं। जन्म की अगर बात करते हैं तो बच्चों इनका जो जन्म है वो हुआ था, कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व इनका जो है जन्म हुआ था।
ये धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने एक आश्रम था जिसका नाम था धन्वंतरि, धन्वंतरि के आश्रम, ठीक है, वहां से इन्होंने प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान जो है वो प्राप्त किया था। और ये सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने संसार को सबसे पहले किसका ज्ञान करवाया? इन्होंने शल्य चिकित्सा का ज्ञान करवाया। शल्य चिकित्सा का ज्ञान इन्होंने करवाया। ये बात सबसे, शल्य चिकित्सा का जनक भी इनको माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये ऐसे पहले चिकित्सक थे, क्या थे? ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर जटिल से जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा शल्य क्रिया के बारे में संसार को प्रयुक्त यंत्रों का भी, जो यंत्र काम में लिए जाते हैं जटिल ऑपरेशन के अंदर, उनका भी ज्ञान है वो करवाया था। समझ रहे आप बात? महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं ये सुश्रुत। 600 ईसा पूर्व हुआ था इनका जन्म, और शल्य चिकित्सा का ज्ञान इन्होंने ही करवाया था। इनके द्वारा रचित शल्य चिकित्सा का विवरण उसी बुक के अंदर है जिसे सुश्रुत संहिता बोला जाता है। किसमें? सुश्रुत संहिता के अंदर शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण जो है वो किया गया है। जोसेफ लिस्टर ने कई शताब्दी पहले इन्होंने अपूर्ति दोष का विचार किया। इन्होंने शल्य चिकित्सा से पहले अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देश दिया। शल्य चिकित्सा जब भी की जाए, सुश्रुत ने बताया, तो उपकरण जो भी हम काम में लें, उनको क्या किया जाए? गर्म किया जाए, ताकि उससे कीटाणु मर जाए और अपूर्ति दोष न रह जाए। ये जोसेफ लिस्टर ने भी इसके बारे में बताया। उन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जौ को इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके साथ ही उपलब्धियों की और बात करते हैं तो सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले, कितने? 26 शताब्दी पहले नाक, कान, होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। किस किस के? नाक, कान, होठ आदि के जो हैं प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण मिलते हैं। वास्तव में इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी के पिता, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP पढ़ के आए हो आप, 5वें या 6ठे चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। यह भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। कितने यंत्रों का? 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान जो है वो किया था। इसके साथ ही और इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने एवं पट्टी के लिए इस्तेमाल की जाने वाले फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्ण रूप। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी निर्देश दिए। जो चिकित्सालय हैं उनको आज साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, और उस समय भी थी। साफ सफाई होनी क्या है? बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं निष्कर्षतः चिकित्सा ज्ञान में भारत काफ़ी देशों से बहुत आगे था। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी अनुवादित है। अन्य लैंग्वेज, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी इनका जो ज्ञान है वो लिया जाता है। बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक भी कहा गया। शल्य चिकित्सा का क्या कहा गया? महानतम चिकित्सक कहा गया। ये किसकी कहानी थी? सुश्रुत की। विश्वामित्र वंशज के थे। 600 ईसा पूर्व जन्म,
धन्वंतरी के आश्रम में प्रारंभिक चिकित्सा के ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले चिकित्सा का ज्ञान करवाया। ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने जटिल ऑपरेशन एवं यंत्रों का प्रयोग किया। अपनी सुश्रुत संहिता में पूर्ण रूप से इनका विवरण मिलता है। इसी के साथ चिकित्सालय में साफ सफाई के निर्देश दिए इन्होंने। इसी की अगर हम आगे बात करते हैं तो शल्य चिकित्सा में इन्होंने लगभग 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। 26वीं शताब्दी तक माना जाता है कि नाक, कान, होठों के बहुत सारी सर्जरियों के उदाहरण इनके मिलते हैं ग्रंथों में। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है और महानतम चिकित्सक जो है शल्य क्रिया के रूप में हुए हैं। ये थे हमारे सुश्रुत। अब हम 2 नंबर जो बात है वो करेंगे चरक की। किसकी बात करेंगे? चरक की। 2 नंबर देखो बात करते हैं चरक की। 2 की आसानी से आज हो जाएगी। 2 नंबर है चरक। प्रश्न पक्का आता है परीक्षा में कि या तो उपलब्धि बताए या जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न कैसे आएगा वो भी मैं बता दूंगा। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। किसके रूप में? आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरी बात, चरक पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। पहले ऐसे चिकित्सक थे, ये भी बात ध्यान में रखने लायक है। पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय, ठीक है ना, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। 4 नंबर चैप्टर में आप प्रतिरक्षा पढ़ के आए हो, इम्यूनिटी। ठीक है, शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा इन्होंने दी थी। इसी के साथ अगर हम और बात करते हैं तो इनके अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं। शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होते हैं? शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। पहला दोष जो होता है वो होता है पित्त, दूसरा जो होता है वो होता है कफ और तीसरा जो होता है वात। 3 इन्होंने बताए थे कि ये 3 दोष होते हैं। इन शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारी, अगर इनका संतुलन सही नहीं है, संतुलन अगर सही नहीं है तो क्या हो जाएगी? शरीर में बीमारी हो जाएगी। शरीर में क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही अगर हम इनकी बात करते हैं, आगे और बात करते हैं, तो इनके द्वारा 20वीं ईसा पूर्व 20 शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ, इनका जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? चरक संहिता। उनका सुश्रुत संहिता और इनका था चरक संहिता। ठीक है, क्या नाम था? चरक संहिता। आज भी चिकित्सा शास्त्र में समान की दृष्टि से इनको देखा जाता है। संस्कृत भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है। संस्कृत भाषा है क्या ये? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, इसके साथ ही यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित है। कितने खंडों में? 8 खंडों में वर्णित है। 8 खंडों में अगर बात करें तो गद्य और पद्य, ये आप जानती हो, गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में इसको लिखा गया है। चरक ने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था। जो जेनेटिक्स, तीसरा चैप्टर आप पढ़ के आए हो, ग्रेगर जोहन मेंडल के जो मेन थ्योरी थी ना, उनको इन्होंने 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था। कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही अगर बात करें बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन, अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है, ये भी इन्होंने बता दिया था। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण के अंदर बताया था। हृदय को शरीर का नियंत्रण के अंदर किसने बताया था? सबसे पहले चरक ने बताया था। किसने बताया था? चरक ने बताया था।
साथ ही जो शरीर में मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है, ये भी उन्होंने बताया। चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों एवं चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश एवं प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया है। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है ये, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी पुस्तक चरक संहिता के अंदर इन्होंने चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का भी योगदान दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि चिकित्सक को किसी भी व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। रोगों की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि रोगी के जो घर की बातें हैं बाहर नहीं बतानी चाहिए। साथ ही चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। चरक शब्द का अर्थ क्या होता है? चरक का मतलब होता है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल जाया करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? चरक नाम दिया गया, ठीक है ना। चरक का मतलब होता है चलना। ये दूर दूर शिक्षा देने और इलाज करने के लिए जाया करते थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? चरक। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सुश्रुत और चरक की बात कर ली। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके सामने हैं स्क्रीन पे, तो इनके नोट्स आपको भेज देता हूं, आपको ये करना है। कल हम बात करेंगे सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा, और साथ में हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय की।